जय हिंद साथियों। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 शुरू होने जा रहा है। तो ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव क्या है? पंचायत चुनाव तो समझ में आता है, लेकिन ये त्रिस्तरीय क्यों है उत्तर प्रदेश में, तो इसको समझते हैं और यहाँ पर हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। जितने भी हमारे मतदान अधिकारी हैं, चाहे वो पीठासीन अधिकारी हों, चाहे P1 हो यानी पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट, पोलिंग ऑफिसर सेकंड और पोलिंग ऑफिसर थर्ड, सभी के हम यहाँ पर कार्य और कर्तव्यों का चर्चा करेंगे। तो देखिए, त्रिस्तरीय यहाँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये 3 स्तर पे हमारे जो है पंचायतों को बांटा गया है। तो इसकी जो है बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों ने चुनाव के जितने भी आपके प्रशिक्षण हुए हैं वहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा, लेकिन यहाँ पर हम बहुत ब्रीफ में और पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। मतदान प्रारंभ होने से पहले और उसके अंत तक, सामग्री जमा होने तक कैसे कैसे क्या क्या कर्तव्य करने हैं, सारा हम बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इसको आप अगर एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, तो मतदान के समय आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। तो देखिए, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, यहाँ पर मुख्य बिंदु है, हम यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का, उनके अधिकारों का चर्चा करेंगे। और P1 यानी जो हमारे प्रथम अधिकारी है, मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय और मतदान अधिकारी तृतीय, इनके कर्तव्यों और इनके अधिकारों की हम यहाँ चर्चा करेंगे। और इसके अलावा हम यहाँ पर चर्चा करेंगे ब्लॉक के जो सामग्री वितरण का केंद्र है, जहाँ पर निर्धारित सामग्री वितरण केंद्र है। ब्लॉक लेवल पर बहुत सारे कॉलेज को बनाया गया है, ब्लॉक या फिर जो है मंडी समिति को बनाए गए हैं, वहाँ से सामग्री मिलना है, तो वहाँ पर आप जाकर क्या कार्य करेंगे। और इसके अलावा बूथ पर पहुंच करके, इलेक्शन से एक दिन पहले आप बूथ पर पहुंचकर शाम को क्या कार्य करेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर मतदान प्रारंभ होने से पूर्व आप क्या कार्य करेंगे, मतदान के दौरान क्या कार्य करेंगे, जब मतदान चल रहा होगा उस दौरान क्या क्या कार्य करने हैं, यानी पीठासीन के क्या कार्य होंगे, P1 के क्या कार्य होंगे, P2 के, P3 के मतदान के दौरान इनके सबके क्या कार्य होंगे, इसका हम यहाँ चर्चा करेंगे। और मतदान की समाप्ति पर क्या कार्य होंगे, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जो हमारा चर्चा के लिए बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट जो चर्चा के बिंदु हैं, जिस पर लोगों को काफ़ी समस्या भी आती है, तो यहाँ पर मत पत्र लेखा कैसे तैयार करना है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और पीठासीन की डायरी, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और लिफाफों को तैयार करने की जो सामग्री है, उसको लिफाफों को तैयार करके कैसे हम सामग्री को नियत निर्धारित केंद्र पर जमा करना है, किस तरीके से करेंगे, इसकी भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। और इसके अलावा एक पॉइंट और है, जो हो सकता है आपको विजिट सीट भी मिले, तो विजिट सीट का भी हम यहाँ पर बताएंगे कैसे हमें इसे भरना है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको चर्चा करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर खींचेगा, लेकिन आप इसको अगर एक बार देख लेंगे तो पूरी प्रक्रिया मतदान की आपको समझ में आने वाली है। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं कि मतदान केंद्र पर पहुँचने से पूर्व हम लोग सामग्री वितरण केंद्र पर पहुँचेंगे। यानी जिस ब्लॉक में, जिस स्थान पर आपको बुलाया गया है सुबह 8 बजे, तो नियत समय पर आप पहुंचिए अपने केंद्र पर, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है इस बार। तो हमको पहले से भी जो कुछ सामग्री होती थी स्टेशनरी वाली, वो दे दी जाती थी इसके पहले के चुनाव में, लेकिन इस बार उसे भी नहीं दी गई है। तो इसलिए आप लोग सामग्री वितरण केंद्र, यानी जिस ब्लॉक में आपकी ड्यूटी लगी है, जिस सेंटर से आपको सामान मिलना है, वहाँ पर आप नियत समय पर अवश्य पहुंच जाइए। 8 बजे बुलाया गया है, तो 8 बजे पहुंच करके वहां पर पहुंच जाइए, क्योंकि चुनाव की तो प्रक्रिया आपको निर्वाचन वाले दिन ही मेन है, लेकिन इसकी शुरुआत एक दिन पहले ही हो जाती है। तो आप समय के पाबंद रहेंगे तो आप अच्छी तरीके से, बिना झिझक के और बिना किसी गड़बड़ी के, आप चुनाव अच्छी तरीके से करा लेंगे। तो वहां पहुंचने के बाद आप क्या करिए, नियुक्ति आदेश की सहायता से आपको एक लेटर मिला होगा, आदेश पत्र मिला होगा। उस आदेश पत्र की सहायता से पहले आप डिकोड कराएंगे। डिकोड कराने के बाद आपको वहां से पता चल जाएगा कि कौन से बूथ पर आपको जाना है, और एक लेटर मिलेगा। उस लेटर की सहायता से आप वितरण सामग्री केंद्र पर जाकर के वहां से निर्वाचन से संबंधित सभी प्रकार की सामग्री प्राप्त करेंगे, जिसमें आप जो है मुख्य रूप से जो आपकी मत पेटिका है, बैलेट पेपर है और निर्वाचक नामावली है, ये सारी चीज़ें, ब्रास सील है, सुवेदक चिन्ह है और एरो क्रॉस मार्क चिन्ह है, ये सारी चीज़ें आप प्राप्त करेंगे। तो एक चेकलिस्ट भी वहाँ से मिलेगी
और उस चेकलिस्ट की सहायता से आप मिलान कर लेंगे सारी सामग्रियों की। यहाँ पर सबसे जो मुख्य चीज चेक करना है आपको, उसमें देखना है कि चूंकि यहाँ पर 4 प्रकार की हमारे इस पंचायत चुनाव में 4 प्रकार की प्रत्याशियों के निर्वाचन हो रहे हैं, जिसमें सदस्य ग्राम पंचायत का निर्वाचन होगा, प्रधान पद का निर्वाचन होगा और क्षेत्र पंचायत का निर्वाचन होगा और जिला पंचायत का निर्वाचन होगा। सबके अलग अलग रंग के प्रपत्र मिलेंगे, वोट जो है आपको बैलेट पेपर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप उसको बहुत अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। और इसके अलावा आप वितरण केंद्र से ये भी पता कर लीजिए कि आपके बूथ पर जो ग्राम पंचायत के सदस्य के वार्ड हैं, कितने वार्ड के जो है उस पे वार्ड संख्या कितने पे निर्वाचन हो रहा है। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे वार्ड पे निर्विरोध जो है मेंबर्स चुन लिए जाते हैं, लेकिन हो सकता है आपके बूथ पर 2-3 वार्ड की मेंबर्स पे चुनाव हो रहे हों, तो वहां पर आप वार्ड संख्या उनकी पूछ लेनी है, कितने प्रत्याशी वहां से निर्वाचन लड़ रहे हैं। और इसके अलावा निर्वाचक नामावली भी अवश्य देख लीजिए कि कहीं जितने भी 3 या 4 प्रतियों में जो निर्वाचक नामावली प्राप्त होंगे, उनको आप अच्छी तरीके से भली भांति प्रकार से आप उसे चेक कर लीजिए, बीच से कोई पेज गायब ना हो, सब चेक कर लीजिए। और इसके बाद में सबसे मुख्य कार्य जो आप अब वहां पर आप अपने, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये टीम वर्क है, तो कोशिश करिए सबके नंबर आपके पास होंगे, एक दूसरे के नंबर हैं, सब लोग आपस में वहां पर संपर्क कर लीजिए सामग्री वितरण केंद्र पर, और सामान ले करके सब लोग इकट्ठे बैठ करके फिर वहां पर जो सबसे पहला काम क्या करना है कि देखिए हो सकता है आपके सेंटर पे 700-800 वोटर्स हों, तो ऐसी स्थिति में आपको जब 4-4 बैलेट पेपर मिलेंगे तो उन पर आपको सबसे बड़ा काम जो करना है, सुवेदक चिन्ह लगानी, सुवेदक मोहर लगा करके, और उस पर पीठासीन अधिकारी महोदय उसको साइन करेंगे, उसे भरना भी है, तो बहुत टाइम लगेगा। कम से कम 70 से 80% अगर आपके पास मान लेते हैं 800 वोटर्स हैं, 800 बैलेट पेपर इशू हुआ है और 800 बैलेट पेपर इशू हुआ है, तो यानी कि चारों के जो है बैलेट पेपर होंगे तो 3200 बैलेट पेपर हो जाएंगे। तो उन 3200 बैलेट पेपर पर लगभग 70 से 80% तो आपको पहले से ही रेडी करके रखना है। तो 70 से 80% रेडी करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे पहले इसमें आपको 2 प्रकार के सुवेदक चिन्ह वाले मोहर मिलेंगे, और उसमें जो है 2 प्रकार के मिलेंगे, एक होगा सिंगल बॉर्डर वाला और दूसरा होगा डबल बॉर्डर वाला। सिंगल बॉर्डर वाले पे इसकी पहचान करके हम सिंगल बॉर्डर की जो है कौन से मोहर है उसकी पहचान करके, और उसे जो सदस्य ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान इसके जो आपके बैलेट पेपर हैं उन पर हम इसके पीछे साइड में, बैक साइड में मोहर लगाएंगे। देखिए बैलेट पेपर के जो है 2 उसके खंड होंगे। पहला खंड होगा, उस खंड को हम जो है क्या नाम देंगे, पहले खंड को जो है काउंटर फाइल बोलेंगे या फिर उसको प्रतिपर्ण बोलेंगे। प्रतिपर्ण उसको हम भरेंगे, उसको P2 भरेगा और P2 भर करके उस पर मतदाता के हस्ताक्षर लेगा। और इसी प्रकार से दूसरा खंड जो होगा जो आपका बैलेट होगा वो हम मतदाता को देंगे। तो पीछे वाले साइड में, यानी जो मतदाता वाला साइड है जिसमें चिन्ह बने हुए हैं प्रत्याशियों के, जो भी चिन्ह उनको मिले हैं उन चिन्हों पर उसके पीछे साइड में हम बैक साइड में मोहर लगाएंगे। कौन से? सुवेदक चिन्ह का मोहर लगाएंगे, जिसमें अगर सदस्य ग्राम पंचायत का है और ग्राम प्रधान का सिंगल बॉर्डर वाला लगाएंगे, और अगर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का है तो उस पर डबल बॉर्डर वाली मोहर लगाएंगे। और मोहर लगा करके उसमें कुछ चीजें हैं उनको फिलअप करना है, भरना है, तो वो आपस में हम लोग एक दूसरे की सहायता से भरेंगे और भर करके फिर उस पर पीठासीन महोदय अपने सिग्नेचर करेंगे, और सिग्नेचर करके 70-80% हम बैलेट पहले ही तैयार कर लेंगे। तो पार्टी रवाना हो, बस में बैठे, उससे पहले ये कार्य हम 1 बजे तक लगभग जब बस हमारी जाए उससे पूर्व हम इसको पूर्ण कर लें। कम से कम नहीं 70-80% तो 50% तक कार्य हम यहाँ पूर्ण कर लें। इसके बाद में जा करके हम अपने बस में बैठ जाएं, बस के अपनी जो है गाड़ी संख्या पता कर लें, बस में या किसी वाहन में, जिस वाहन में जाना है उसमें बैठ करके फिर अपने बूथ की तरफ हम रवाना हो जाएं, और बूथ पे पहुंच करके फिर बाकी बचे हुए जो ये कार्य हैं सुवेदक मोहर वाले, इसको पूरा कर लें वहां पर जा करके। और वहां जा करके इसके अलावा इस कार्य को पूरा करके फिर शाम को ही हम जो है कुछ कार्य और करेंगे। जैसे वहां पर जो हमें 2 प्रकार के मुख्य लिफाफे मिले होंगे, सामवेदिक और असामवेदिक, उनको एक सेट में लगाएंगे अलग अलग करके।
जिसमें लगभग 7 या 8 लिफाफे जो है सांविधिक में होंगे और 8-10 लिफाफे असांविधिक में होंगे। उन सबको हम पहचान कर लेंगे शाम को ही कि कौन सा लिफाफा कैसा है, तो उसको हम पहचान करके और एक बंडल अलग अलग तैयार करके रख लेंगे शाम को ही, जिससे कि दूसरे दिन निर्वाचन के बाद हमको उसमें जो अपने प्रपत्र को रखना है उसमें ज़्यादा जो है दिमाग न लगाना पड़े। और इसके अलावा शाम को ही हम जो है वहाँ पर कुछ हमको पोस्टर्स मिलेंगे चस्पा करने के लिए, जैसे अपने मतदाता को अंदर आना बाहर जाना, इस प्रकार के जो है हमको कुछ जो है पत्र मिलेंगे, उनको चिपका करके अपने हार्ड बोर्ड पर लगा देंगे, शाम को ही चस्पा कर देंगे। और इसके अलावा कोविड से संबंधित कुछ हो सकता है निर्देश या पोस्टर्स मिले, उसे हम वहाँ पर चिपका सकते हैं बाहर। और इसके अलावा प्रत्याशियों की सूची मिल सकती है, प्रत्याशियों की सूची भी हम चस्पा कर दें। तो ये सब शाम को ही कार्य कर लेंगे, जिससे कि सवेरे ज़्यादा हड़बड़ाहट ना हो। फिर उसके बाद में मतदान से पूर्व जब सुबह शाम को हम आराम से बहुत अच्छी नींद लेंगे रात में, हम फिर सुबह उठ करके जल्दी उठ जाएं 4-5 बजे के बीच में भोर में उठ करके फिर अपना निवृत्त हो करके उसके बाद में हम आप देखेंगे कि आपके बूथ पर जो एजेंट्स हैं प्रत्याशियों के वो आना शुरू हो जाएंगे। तो प्रत्याशियों के एजेंट्स जब आएंगे तो उनसे हम प्रपत्र प्राप्त करेंगे। प्रपत्र जो उनके एजेंट्स द्वारा या उनके मतदान अधिकारी जो मतदान के एजेंट्स होंगे वो या फिर स्वयं प्रत्याशी उनको एक प्रारूप देगा, प्रपत्र देगा। उस प्रपत्र को हम उनसे प्राप्त करेंगे, उन पे अपने सिग्नेचर करेंगे उनके, और जो एजेंट के साइन कराएंगे उसको हम ले करके और फिर एक जो है कार्ड हम उनको जारी करके देंगे, इस पर मोहर लगाएंगे, अपनी जो है मोहर के अपने सिग्नेचर करके उनको हम वो कार्ड दे देंगे और वो अपने चेस्ट पर डिस्प्ले कर लेंगे। तो इस तरीके से हम 6 बजे तक जो है 6:30 बजे तक इन सारी चीज़ों को तैयार कर लेंगे, इनको रेडी कर लेंगे। मतदान से पहले जो है 6:30 बजे तक हम कोशिश करेंगे कि जितने भी एजेंट्स हैं एजेंट्स को हम अपना रेडी कर लें। फिर एजेंट्स से हम कुछ घोषणाएं हैं, कुछ घोषणा पत्र हैं मतदान से पूर्व, उस पर भी सिग्नेचर ले लेंगे। और इसके अलावा जो हमारा मतदान प्रारंभ होने से पूर्व जो ग्रीन पेपर सील है, ग्रीन पेपर सील, उस पर भी हम उनके सिग्नेचर ले लेंगे। जो हमारा ग्रीन पेपर सील कुछ जो है इस तरीके से होगा कि उस पर एक तरफ जो है सफ़ेद पट्टी होगी, दूसरी तरफ प्रिंटेड पट्टी होगी। तो सफ़ेद पट्टी पर हम एजेंट्स के सिग्नेचर ले लेंगे और जो हमारी जो दूसरी साइड की जो प्रिंटेड पट्टी होगी उस पर देखिए विशेष ध्यान रखिए कि जो प्रिंटेड पट्टी होगी उस पर पीठासीन अधिकारी महोदय अपने सिग्नेचर करेंगे, लाल कलम से रेड पेन से अपने सिग्नेचर करेंगे, ये विशेष ध्यान दीजिए। और प्रिंटेड वाले साइड में अपने सिग्नेचर करेंगे और वहाँ पर चाहे तो सुबह जो उनको एक ब्रास सील जो मिली है उसको इस इंक पैड से डुबो करके उस पर अपना मुहर भी लगा सकते हैं, लगाना है, लगा सकते नहीं, लगाना है। तो इस तरीके से, और उसे जब हम सील करेंगे तो सील करते समय जो प्रिंटेड पट्टी है वो ऊपर की तरफ रहे और बीच में रहे जहाँ पर आपने मुहर अपना पीठासीन अधिकारी महोदय ने अपना सिग्नेचर किया है वो इस छिद्र से दिखाई दे। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसे सील करके और उसमें जो मतपेटिका है, मतपेटिका के अंदर हम अपने एक एड्रेस टैग को भी डाल देंगे जिसमें सारे विवरण दिए हुए होंगे। उन विवरण को भर करके और एड्रेस टैग को हम पेटी के अंदर डाल देंगे और उसके बाद में उस पर हम उसको लॉक कर देंगे, मतपेटी को लॉक करके, और एक तार से उसे हम अपना बांध देंगे, उसको टाइट कर देंगे जिससे कि जो लीवर है वो कोई मतदाता जो है उसको छेड़खानी न कर सके और हमारे जो ग्रीन पेपर सील है उसको नष्ट न कर सके, जो छिद्र है उसमें उंगली न डाल सके, क्षतिग्रस्त न कर सके। तो इसलिए उसको हम तार से बांध देंगे। तो हमारा ये यहाँ पर रेडी हो जाता है। अब देखिए 6:45 बजे तक हम बिल्कुल रेडी हो जाएंगे मतपेटिका को तैयार करके, और जो मतदान से पूर्व की घोषणा है उस घोषणा को सुना देंगे हम वहाँ पर, और घोषणा पर हम अपने साइन कर लेंगे और एजेंट्स के भी साइन करा लेंगे। और उसके बाद में एकदम रेडी रहेंगे, अपने अपने पोजीशन पे बैठ जाएंगे। और आप देखेंगे क्योंकि सुबह 7 बजे तक बहुत भोर हो जाती है, उजाला हो जाता है, काफ़ी बड़ा दिन होता है इस समय, तो आप देखेंगे कि बड़ी लंबी लाइन लग गई होगी। तो आप 7 बजे करेक्ट जो है मतदाताओं को आप अंदर प्रवेश करना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही मतदाता अंदर आएंगे
तो सबसे पहले पोजीशन पे उनको P1 से सामना होगा मतदाताओं का। जो P1 हमारे अधिकारी महोदय हैं वो 2 चीज़ों के प्रभारी होंगे, मतदाता सूची और अमिट स्याही के प्रभारी होंगे। यानी जो अमिट स्याही मिलेगी, जो स्याही जो हमें बाएं उंगली के तर्जनी उंगली पर लगाने हैं बाईं हाथ के, तो उसका भी वो प्रभारी होगा। और मतदाता सूची जो चिन्हित प्रति जो बोलते हैं वो P1 के पास ही रहेगी। तो अपने मतदाता सूची में वो पहले क्या करेगा, मतदाता की पहचान करेगा। मतदाता की पहचान कुछ दस्तावेज की लिस्ट मिलेगी हमको सामग्री में, तो उस लिस्ट के माध्यम से, उस लिस्ट में जितनी जो सामग्री होगी, खास करके ज़्यादातर आजकल आधार लेके आएंगे मोस्टली लोग, तो उनमें से जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे कि वो वोटर के पास है कि नहीं। फिर उससे हम उसकी पहचान करेंगे फोटो से, फोटो युक्त पहचान पत्र से, और पहचान करके फिर उसका नाम तेजी से हम बोलेंगे जिससे कि हमारा P2 भी सुन ले, और हमारे मतदाता सूची में जिस क्रमांक पर उसका नाम है, खास करके उसका नाम और पिता का नाम अवश्य देख लेंगे। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जो पर्ची वो बाहर से लेकर आता है, तो बाहर से जारी करने वाला जो एजेंट बैठा है, पोलिंग एजेंट जो बैठा है जारी करने वाला पर्ची, तो वो कभी कभी क्या करता है कि एक ही नाम के 2-3 व्यक्ति अगर किसी वार्ड में है, गाँव में है, तो वो जल्दबाजी में क्या करता है कि पिता का नाम नहीं देखता है तो दूसरे की पर्ची इशू कर देता है। और हम भी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं और उसके पिता का नाम ना देखने की वजह से और गलत मतदान हम उससे करवा देते हैं। फिर हमारे लिए बाद में दिक्कत आती है, तो हम फिर वहाँ पर निविदत मतपत्र डलाते हैं अगर ओरिजिनल व्यक्ति आ जाता है। तो ऐसे चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करें, मतदाता का नाम देखें और उसके पिता का नाम भी अवश्य चेक कर लें। फिर उसके बाद में जब उसकी पहचान हो जाए तो मतदाता सूची पर हम उसे चिन्हित करेंगे, मतदाता सूची पर चिन्हित करेंगे, इसीलिए उसको कहते हैं चिन्हित प्रति। चिन्हित करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 स्थिति आएगी, या तो वो पुरुष होगा या वो महिला होगी। पुरुष की स्थिति में हम उस पर जो है इस तरीके से लाइन खींच देंगे, जैसे ये मतदाता सूची है तो मतदाता सूची में इस तरीके से हम उसके नाम के आगे उस पूरे कॉलम में हम अपने पेन से जो है एक लाइन खींच देंगे। और अगर महिला की स्थिति में तो लाइन भी खींचेंगे और उस फोटो पर हम उसके फोटो पर टिक भी लगा देंगे। और टिक अगर हम किसी डिफरेंट कलर के पेन से लगाएं, लाल से लगाएं, तो थोड़ा सा पहचानने में हमको आसानी रहेगी, क्योंकि हमको समय समय पर हर 2 घंटे पर महिला और पुरुष की संख्या को हमें निकालना है और उनके परसेंटेज भी निकालना है हर 2 घंटे पे, क्योंकि वहाँ पर पीठासीन अधिकारी महोदय अपनी डायरी में उसको निश्चित करेंगे, लिखेंगे। और कुछ अधिकारी महोदय, सेक्टर मजिस्ट्रेट महोदय फ़ोन भी कर सकते हैं जानकारी लेने के लिए, और विजिट के लिए बाहर से आए हुए पर्यवेक्षक भी पूछ सकते हैं। तो ये हम काम करेंगे जिससे आसानी से देखिए। और इसके अलावा अगर हम एक काम और कर सकें, ये आयोग नहीं बताता है, निर्वाचन आयोग नहीं बताता है कि ये आप करें, लेकिन आप अपनी सहूलियत के लिए घर से एक नंबर सीट ले जाइए। आप नंबर सीट डिस्प्ले हो रहा है, आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके से नंबर सीट जो है आप निकलवा लीजिए और उसको ले जाइए, और ले जा करके उसमें आप पुरुष वाले कॉलम में टिक कीजिए, महिला हो तो महिला वाले कॉलम में टिक कीजिए, और नीचे दिए हुए जो है समय सारणी के आधार पर उनकी संख्या आप निश्चित करते चलिए, तो आपको लास्ट में दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और इसके बाद में आप क्या करें, मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर, बाएं हाथ की तर्जनी उंगली जो ये वाली उंगली है, इस पर आप अमिट स्याही कुछ इस तरीके से आप लगाएं कि स्किन और जो है आधा स्किन पे और आधा उसके नाखून पे आ जाए। इस तरीके से आप अमिट स्याही लगाएं। अगर तर्जनी उंगली नहीं है तो इस तरीके से बढ़ते जाइए, मध्यमा, फिर जो है ये वाली उंगली, फिर ये वाली उंगली, और फिर अंगूठे पे आइए। अगर बायां हाथ नहीं तो दाहिने हाथ पे भी यही क्रम कीजिए, और अगर दोनों हाथ नहीं तो बाएं पैर से शुरुआत कीजिए इसी क्रम में, फिर बायां पैर भी नहीं तो दाएं पैर से शुरुआत कीजिए इसी क्रम में, और हाथ पैर दोनों नहीं है तो फिर आप किसी ऐसे निर्दिष्ट स्थान पे जो व्यक्ति का सहूलियत से दिख रहा हो वहां पर आप मार्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इसे चिन्हित करिए, अमिट स्याही लगाइए। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूं, अमिट स्याही की स्थिति में हो सकता है कि साथ में कोई ऐसे अंधे और शिथिलांग व्यक्ति आए तो उसके साथ में जो है सहायक व्यक्ति एक आएगा। तो सहायक व्यक्ति की स्थिति में आपको दाहिने हाथ के तर्जनी वाली उंगली पर आपको अमिट स्याही लगाना है, दाहिने हाथ पे, ध्यान रखना। अब देखिए ये तो P1 के कार्य हो गए। अब P2 के कार्य हम देखते हैं। P2 का कार्य क्या है, मतपत्र व एरो क्रॉस सील का प्रभारी होगा। तो ये चूंकि इसका काम यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी 4 प्रकार के मतपत्र मिलेंगे, जिसमें सदस्य ग्राम पंचायत का मतपत्र सफ़ेद होगा और प्रधान प्रत्याशी का मतपत्र हरा होगा,
और सदस्य क्षेत्र पंचायत यानी बीडीसी का मतपत्र नीला होगा और सदस्य जिला पंचायत का मतपत्र गुलाबी होगा। तो ये 4 प्रकार के मतपत्र प्राप्त होंगे। और इसमें भी अगर सदस्य ग्राम पंचायत एक से अधिक वार्ड का मिल गया, मान लेते हैं 2-3 वार्ड मिल गए, तो इसके अलग से जो है मतपत्र मिलेंगे। तो यहाँ पर हमको वार्ड ध्यान रखना है इस तरीके से, वार्ड कौन सा है, वार्ड 1 का है, वार्ड 2 का है या वार्ड 3 का है। तो ये हम जो है अपने इसको पहचानने के लिए, देखिए बाकी का तो आप सबका एक ही मिलेगा, ये सब प्रधान का भी जो है एक ही पूरे वार्ड का ही होगा, उसमें जितने भी वार्ड होंगे सब प्रधान के लिए ही एक ही प्रधान होगा उसका। और सदस्य क्षेत्र पंचायत भी ज़्यादातर मोस्टली एक ही मिलेगा उसका मतपत्र, और जिला पंचायत का तो एक ही मिलेगा ही। तो यहाँ पर वार्ड वाले में जो सदस्य ग्राम पंचायत में वार्ड में समस्या आ सकती है, यहाँ पर एक से अधिक वार्ड हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिए कि प्रत्येक जो आपके पास मतपत्र मिले हुए वार्ड वाइज, उसको आप एक किसी मोटे कागज पे लिख करके और वहां पर अपने जो है मेज के सामने डिस्प्ले कर लीजिए, और उसी के सामने आप अपने वार्ड वाइज जो है इनके सदस्य ग्राम पंचायतों के वार्ड वाइज मतपत्र को रखिए, जिससे कि आप जब ये यहाँ से इनसे पूछिए, जो मतदान अधिकारी प्रथम है, जब ये आपको बताएंगे किस वार्ड का यहाँ पर जो है मतदाता आया है, तो उस वार्ड से आप उसको मतपत्र फाड़ करके और देंगे। अगर मान ले 3rd वार्ड है, इसमें जो है निर्विरोध चुन लिया गया, तो यहाँ पर 3rd वार्ड से जो है आपको मिलेगा ही नहीं, 1-2 वार्ड ही मिलेगा। और लेकिन 3rd वार्ड के यहाँ पर जो है इसमें है सदस्य प्रधान में और सदस्य क्षेत्र पंचायत, सदस्य जिला पंचायत, तो इनके तो आप देंगे, लेकिन ग्राम पंचायत वाले का उसको आप नहीं देंगे। तो इस तरीके से जो है सदस्य ग्राम पंचायत का आप उसको मतपत्र नहीं देंगे, नहीं इशू करेंगे। अगर वार्ड 3 का नहीं है वो तो ठीक है, वार्ड 1-2 का नहीं है और 3 का है, और 3 का आपके यहाँ जो है निर्विरोध चुन लिया गया है, तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है। तो आप इसे ध्यान रखना वहाँ पर। और इसके बाद जो है आप क्या करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से मैंने एक नमूना बनाया है, ये आपको जो है मतपत्र मिलेगा, कुछ इस तरीके से नमूना होगा। उसके 2 भाग होंगे, सबसे ऊपर वाला जो प्रतिपूर्ण भाग होगा और सबसे नीचे वाला मतपत्र भाग होगा, जिसे आपको फाड़ के देना है। तो इसमें देखिए निर्वाचक नामावली की भाग संख्या आपको भरनी है, जो कि आप एक निर्वाचक नामावली आप एक्स्ट्रा जो मिलेगा वो आप अपने पास रखिएगा। तो उसमें से या फिर आप P1 से पूछ सकते हैं कि जो मतदाता आया है इसका जो है क्रमांक क्या है, निर्वाचक की क्रम संख्या क्या है, तो क्रम संख्या भर लेंगे, भाग संख्या भर लेंगे, और मतपत्र क्रमांक तो भरा ही रहेगा पहले से ही। और उसके अलावा आप इसी प्रतिपन्न पर ही जो है उसके हस्ताक्षर ले लेंगे। हस्ताक्षर ना देने की स्थिति में आप उससे अंगूठा निशानी लगवाएंगे। और उसके बाद में प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह वाला जो प्रतिपन्न है, जो प्रपत्र है, जिसको मतपत्र बोलते हैं, उसे आप फाड़ करके बीच से इसे निकाल करके आप दे देंगे। और इसे फोल्ड करना है, फोल्ड इस तरीके से करना है, पहले बीच इस तरीके से लंबवत फोल्ड करेंगे, लंबा, फिर इसके बाद में ऐसे लंबा फोल्ड करेंगे, फिर इसे जो है हॉरिजॉन्टल करेंगे, जिससे कि जो है दिक्कत ना हो। तो उसके बाद और इसके अलावा आपको एरो क्रॉस जो सील मिली है, जिसमें आपका स्वास्तिक वाला चिन्ह बना हुआ है, जिससे मतदाता वोट कास्ट करेगा, उस पर आप स्याही लगा करके, स्टाम्प पैड आपके पास रहेगा, उस पर स्याही लगा कर उसे दीजिए और बोलिए कि जो है केबिन में जाए, वहाँ पर चारों मतपत्रों पर वो वहाँ पर रखे हुए एक एक्स्ट्रा जो है वहाँ पर रख दीजिएगा, जो है अपना इंक पैड, तो उससे वो लगा करके स्याही लगा करके और चारों पर मत डालेगा। उसके बाद में मत डालने के बाद में वो अपने चारों पत्रों को मोड़ करके लाएगा और जो P3 है उसके आसपास जो है बैठा रहेगा, मतपेटिका के आसपास, तो उसमें वो P3 मतपेटिका में उसको चारों बैलेटों को डलवा देगा। तो इस तरीके से P3 का काम ये है। और समय समय पर वो जो है एक पुशर मिलेगी, लोहे की जो है पत्ती मिलेगी पुश करने के लिए, तो उससे वो उसको दबाता रहेगा, चेक करता रहेगा कि भरने ना पाए। अब इस दौरान ये कार्य करते रहेंगे, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब इस दौरान क्या करना है, ये तो P1 P2 3 ये सब कार्य मतदान के समय चलता रहेगा। और पीठासीन महोदय समय समय पर आप क्या करते रहें, वहां पर जो है समय समय पर आप पुरुष महिला का मिलान करते रहें उसमें। और इसके अलावा पीठासीन डायरी है, उसको आप तैयार करते चलिए। तो ये सारी चीज़ें हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से पीठासीन डायरी भरना है और किस तरीके से जो है आपको मतपत्र लेखा भरना है। अब देखिए मतदान बिल्कुल अपने आखिरी पड़ाव पर है, शाम को 6 बजने वाले हैं। आप देखिए अपनी घड़ी में, जैसे ही 6 बजते हैं वहाँ पर खड़े प्रहरी से कहिए, जो भी पुलिस वाला हो, जो भी गार्ड हो, उनसे कहिए कि बाहर का मेन गेट बंद करवा दें। अब बाहर का जब मेन गेट बंद हो जाएगा तो आपके बूथ प्रांगण पे
कम से कम 8-10 लोग लाइन में खड़े होंगे। अगर ऐसी स्थिति आती है लाइन में 8-10 लोग खड़े हैं, 6 बज चुके हैं, तो आप पीछे आखिरी खड़े हुए मतदाता को नंबर 1 की पर्ची देंगे। और ऐसे करके मान लेते हैं आपके लाइन में 8 लोग खड़े हैं, तो आखिरी मतदाता को नंबर 1 की पर्ची देंगे इस तरीके से देते हुए, और जो गेट पे खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको नंबर 8 की पर्ची देंगे। फिर सभी 8 व्यक्तियों का मतदान कराएंगे। हो सकता है 15 मिनट और लग जाए, 6:15 बज जाए या 6:20 हो जाए, तो उन सभी का मतदान हम करा लेंगे। अब इस दौरान हड़बड़ी नहीं करनी है। पीठासीन अधिकारी महोदय तुरंत नज़र रखेंगे, स्त्री पुरुष की संख्या जो है P1 से लेते रहेंगे। लास्ट टाइम में P1 से स्त्री पुरुष की संख्या लेकर के और उसके परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि बहुत हड़बड़ाहट में लोग ये सब काम भूल जाते हैं तो दिक्कत होती है। तो वहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है हमको, सिर्फ उनसे P1 महोदय से स्त्री पुरुष की टोटल संख्या ले लेनी है। जैसे ही आखिरी मतदाता, हमको पता चल गया कि कितने मतदाता खड़े हैं, अब 8 लोगों के लाइन में खड़े हैं तो 15 मिनट तो लगेगा ही, तो उस 15 मिनट में हम आसानी से उनको सबको हम टोटल करके और निकाल लें, और स्त्री पुरुष को निकाल करके हम मतपत्र लेखा तैयार कर सकते हैं। मतपत्र लेखा हम जो है कम से कम 4-5 जो है प्रतियों में तैयार करें। और देखिए मतपत्र लेखा तैयार करते करते जो है हमको काफ़ी टाइम भी लग सकता है, तो इसलिए जो है कार्बन पेपर जो मिलेगा उसकी सहायता लें, तो उससे हम आसानी से समय को बचा सकते हैं। और इसके बाद मतपत्र लेखा तैयार करें। फिर मतदान समाप्त करने के बाद जैसे ही 8वां व्यक्ति लाइन में जो खड़ा हुआ है, लास्ट वाला यानी पहले नंबर का व्यक्ति, जैसे ही उसका मतदान हो जाए तुरंत अभिकर्ताओं के सामने ही हम मतपेटिका को सील कर देंगे, और उस पर जो हमने तार बांधा था उस तार को खोल करके फिर लीवर को घुमा करके और उसको बंद कर देंगे, पुनः तार से बांध देंगे और उस पर एड्रेस टैग लगा करके और अपना जो है ब्रास सील की सहायता से उस पर जो है चापड़ लगा करके उसको बंद कर देंगे। और इस दौरान जो है उसके बाद उसे अपने एक दिए हुए जो एक कैरिंग बॉक्स है उसमें रख लेंगे। तो इस तरीके से ये काम करके, और मतपत्र लेखा हो सकता है एजेंट भी मांगे तो अपना सिग्नेचर करके मतपत्र लेखा एक किसी एजेंट को दे देंगे, उनसे बोलेंगे कि कार्बन कॉपी उसका करा के फोटो स्टेट करा के वो सभी डिस्ट्रीब्यूट कर ले लें, क्योंकि इतना हमारे पास नहीं है कि हम उनको एक एक को मतपत्र लेखा तैयार करके दें। तो आइए अब हम लोग मतपत्र लेखा तैयार करते हैं। मतपत्र लेखा देखिए कैसे तैयार करेंगे। देखिए इस पे ऊपर लिखा रहेगा परिशिष्ट 17 और ये परपत्र 36 है, तो ये मतपत्र लेखा है। अब देखिए मतपत्र लेखा हम ये कम से कम 4-5 प्रतियों में तैयार करेंगे, और ये भी अलग अलग तैयार होगा। 4 तो सभी के तैयार होंगे। आप देखिए इसमें सदस्य प्रधान का और सदस्य क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, यानी 4 कम से कम जो है 4 तो तैयार होंगे जो है मतपत्र, और इन 4 को पुनः 4 बार तैयार करेंगे कम से कम। तो एक तो सदस्य का बनेगा अलग से, और एक ग्राम प्रधान का बनेगा, और दूसरा सदस्य क्षेत्र पंचायत यानी BDC का बनेगा तीसरा, और चौथा जिला पंचायत का बनेगा। तो सबके अलग अलग बनेंगे मतपत्र लेखा। और उसमें भी अगर सदस्य के मान लेते हैं वार्ड 2-3 हैं, तो उन सभी सदस्यों के अलग अलग वार्ड वाइज बनेंगे, वार्ड वाइज। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर एक सदस्य के माध्यम से समझाते हैं। सदस्य ग्राम पंचायत सदस्य का हमको बनाना है लेखा पत्र, तो इसमें ग्राम पंचायत जो मिला है उसका नाम लिखेंगे, और उसके बाद में वो किस वार्ड का है, 32 वार्ड का है, 36 वार्ड का है, तो उसकी वार्ड की संख्या यहाँ भरेंगे। और इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये चिन्ह जो लगे हुए हैं स्टार के, इसका मतलब है जो लागू ना हो उसे काट दिया जाए। तो यहाँ पर हम सदस्य का बना रहे हैं तो सदस्य पे टिक कर देंगे, और प्रधान का हम नहीं बना रहे हैं इसे काट देंगे, क्षेत्र पंचायत का नहीं बना रहे हैं इसे काट देंगे, जिला पंचायत का ये नहीं बना रहे हैं तो जिला पंचायत को काट देंगे, सदस्य का बना रहे हैं। और इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे वो कौन से, उसका निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक क्या है वो लिख देंगे, और इसके बाद में यहाँ पर मतदान स्थल का क्रमांक और नाम लिख देंगे। तो इस तरीके से ये पहला पार्ट हम भर देंगे। इसी प्रकार से हम प्रधान का बनाएंगे। जब प्रधान का बनाएंगे तो सदस्य को काट देंगे, क्षेत्र पंचायत को काट देंगे, जिला पंचायत को काट देंगे और प्रधान पे टिक कर देंगे। और इसी प्रकार से जब BDC का बनाएंगे तो अन्य तीनों को हम काट देंगे, जिला पंचायत का बनाएंगे तो अन्य तीनों को काट देंगे, और इस तरीके से ये सेम हम भर देंगे।
अब भरने के बाद में ये पहला कार्य हमारा पूरा हो जाता है मतपत्र लेखा का। देखिए यहाँ पर भाग 1 लिखा हुआ है, भाग 1 ही भरना है, भाग 2 जो है वो काउंटिंग के समय जो मतदान जो मतगणना करने वाले कर्मचारी होंगे वो भरेंगे भाग 2। तो भाग 1 हम यहाँ पर भर रहे हैं। तो इसमें ये फर्स्ट पार्ट हमने भर दिया। अब सेकंड पार्ट यहाँ पर देखिए, ये 5 बिंदुओं में भरना है, 1 2 3 और 4 5, तो 5 बिंदुओं में भरना है। तो पहले हमें क्या भरना है, फर्स्ट नंबर क्रमांक पे जो पीठासीन अधिकारी को मतपत्र पूरे प्राप्त हुए हैं उसकी संख्या हमको भरनी है। मान लेते हैं 800 वोटर्स हैं। अब 800 वोटर्स में हो सकता है सीरियल से प्राप्त हो या बीच में आगे पीछे प्राप्त हो। तो सीरियल से अगर प्राप्त हैं तब तो हम जो है उनको लिख देंगे एक ही क्रम में। जैसे हम किसका बना रहे हैं, सदस्य ग्राम पंचायत का बना रहे हैं, तो सदस्य ग्राम पंचायत का हमको अगर 4 बंडल मिला है तो 4 बंडल या 3 बंडल जो भी मिला है तो उसको हम बंडल वाइज क्रमांक संख्या लिख देंगे। फिर टोटल कितने मतपत्र हैं उसको हम संख्याएं लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम जिला पंचायत का और क्षेत्र पंचायत का हम तैयार कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर वार्ड 2 है या 3 है तो सबके अलग अलग बनाएंगे, तो वहाँ पर ये अलग अलग मेंशन कर देंगे इसका। अब यहाँ पर उपयोग में ना लाए गए मतपत्रों की संख्या हमको भरनी है। दूसरे नंबर के कॉलम में उपयोग में ना लाए गए मतपत्रों की संख्या, यानी जो मतदाताओं को नहीं दिए गए हैं, जो मतदाताओं को नहीं दिए गए हैं वो बचे हुए हैं। तो जो बचे हुए मतपत्र हैं उनका हम यहाँ लेखा उसी प्रकार से तैयार कर लेंगे, उनका टोटल निकाल लेंगे यहाँ पर। फिर प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या। अब प्रयोग में लाए गए मतपत्र की संख्या कहाँ से निकलेगी, तो पहले जो टोटल हमको जो मिली है मतपत्रों की, टोटल जो गड्डी मिली है, संख्या मिली है, जो यहाँ पे टोटल संख्या है ये, और ये वाली टोटल संख्या जो उपयोग में नहीं आई है, तो एक में से 2 घटा देंगे तो जो संख्या आएगी वो यहाँ हम लिख देंगे। तो प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या हो जाएगी हमारी यहाँ। अब इसके बाद में क्रमांक नंबर 4 पे आते हैं। मतदान स्थल पर उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्रों की संख्या। देखिए कुछ ऐसे भी होंगे जो उपयोग में तो लाए गए हैं लेकिन वो मतपेटी में नहीं डाले गए हैं। तो ऐसे 3 प्रकार के कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये होगी कि रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या व क्रमांक। कुछ ऐसे जो है मतपत्र होंगे जो हम रद्द किए होंगे। रद्द ऐसे किए होंगे जैसे कोई देने आया वोट और वो जो है मना करके चला गया, तो उसको हम रद्द करेंगे, तो उसका क्रमांक यहाँ लिखेंगे और ऐसे कितने मतपत्र हैं उनकी संख्या यहाँ लिखेंगे। और इसके अलावा कुछ निविदत मतपत्र होंगे। निविदत मतपत्र देखिए यहाँ पे इसको समझ लीजिए, निविदत मतपत्र अलग से नहीं मिलेंगे। बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि हो सकता है निविदत मतपत्र अलग से मिले। वो निविदत मतपत्र अलग से तब मिलते हैं जब ईवीएम से चुनाव होता है। यहाँ पर जो सबसे किसी भी जो है प्रत्याशी मान लेते हैं प्रधान का मतपत्र है, तो प्रधान के मतपत्र में जो सबसे आखिरी वाले बैलेट होगा, आखिरी वाला बैलेट क्या होगा, निविदत मतपत्र के लिए यूज करेंगे। तो अगर मान लेते हैं निविदत मतपत्र कोई डलता है, निविदत मतपत्र कैसे डलेगा, वही कंडीशन मैंने जब बताया था कि मान लेते हैं हमारी गलती से या मतलब कोई चालाकी कर जाए, दूसरे पर वोट डाल जाए और फिर वो मतलब जो असली वोटर है वो आ जाता है और वो अपना प्रूफ दे देता है कि मैं ही असली हूँ और वोट उसका डल चुका है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में उसको हम वोट जरूर डलाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम उसको जो है मतपत्र फाड़ करके देंगे। कहाँ से, सबसे गड्डी में सबसे पीछे वाला, और उसका नंबर यहाँ पर हम नोट कर देंगे। नंबर नोट करेंगे और उसके अलावा उसका एक अलग से लिफाफा बनेगा। उस लिफाफा में हम जो है फॉर्मेट होगा उसको भरेंगे, उस फॉर्मेट को भर करके उस लिफाफे में रखेंगे, जिसमें हम उसका क्रमांक लिखेंगे, मतदाता का नाम लिखेंगे और कौन सा मतदाता, किस नंबर का मतदाता जो है इसका वोट डाल के गया है, तो उसका विवरण हम वहाँ लिखेंगे। वो मिल जाएगा, वहाँ पर क्रमांक मिल जाएगा कि कौन डाल कर गया है, तो उसका हम विवरण वहाँ भर देंगे, क्रमांक संख्या उसको भर करके और निविदत मतपत्र पूरा कर लेंगे। तो यहाँ ये निविदत मतपत्र भरेंगे। और मुद्रण और लेखन की त्रुटि की वजह से कुछ मतपत्र हमें रद्द करने पड़े। मान लें वो डल रहा है, बीच में कुछ ऐसे मतपत्र आ गए जिसमें मुद्रण सही नहीं है, जिसमें जो फटा हुआ है आधा है ही नहीं, तो उसको भी रद्द कर देंगे। तो ऐसे कितने मतपत्र हैं उनकी संख्याएं लिखेंगे, उनके क्रम संख्या लिखेंगे। तो इस तरीके से ये चौथा पॉइंट पूरा हो जाएगा। अब फिर इन तीनों पॉइंटों को हम तीनों जितनी कंडीशंस है इनका योग निकालेंगे। क ख ग घ जितने आएंगे उनका टोटल, जैसे मान ले 5 आया, 2 आया, 3 आया, तो उसका संख्या यहाँ लिख देंगे, या कुछ नहीं आया तो यहाँ पर नील लिख देंगे, शून्य लिख देंगे। अब इसके बाद में 5वें पॉइंट में मतपेटी में डाले गए मतपत्रों की संख्या। अब पता चल जाएगा कि हमारी मतपेटी में कितने मत हैं। तो यहाँ पर चूंकि तीसरे नंबर का पॉइंट जो था प्रयोग में लाए गए मतपत्र,
प्रयोग में लाए गए मतपत्र की संख्या जो यहाँ थी ये, और चौथे नंबर का पॉइंट जो यहाँ पर ये था इसको माइनस कर देंगे, 3 में से 4 घटा देंगे, तो यहाँ पर मतपेटी में जितने मतपत्र डले हैं उसकी संख्या निकल करके आ जाएगी। अब यही चीज़ वहाँ पर जब मतगणना करेंगे तो वो जब आपकी पेटी को टेबल पर फैलाएंगे तो उसमें से जब मतपत्र निकालेंगे तो ये संख्या उनकी मिलनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये जो है जो P3 है वो ध्यान रखें कि कोई जो है मतदाता ऐसा ना हो कि वोट वहाँ पे कास्ट करके और फिर जेब में रख करके मतपत्र लेकर चला जाए, तो संख्या में गड़बड़ी आ सकती है। क्योंकि आपको तो पता है कि आपने उसको दिया है फाड़ करके, वो डालेगा, लेकिन वो जेब में रख करके चला जाए घर, तो ऐसा ध्यान रखना P3 को। अब इसके बाद में यहाँ स्थान और तारीख डाल देना है, फिर पीठासीन अधिकारी महोदय अपना नाम, पदनाम और पार्टी संख्या लिख करके उस पर दस्तखत कर देंगे। तो इस तरीके से ये मतपत्र लेखा हमारे तैयार हो गए। तो अब हम लोग देखेंगे प्रारूप 35 पीठासीन की डायरी। पीठासीन की डायरी कैसे भरेंगे इसका हम लोग यहाँ पर उल्लेख करेंगे। तो देखिए पीठासीन की डायरी में इसमें 15 पॉइंट हैं और 15 पॉइंट में 4 पॉइंट तो ऐसे हैं जो वहाँ की सूचना भरनी है, यानी विकास खंड क्षेत्र का नाम क्या है, मतदान का दिनांक क्या है, मतदान केंद्र और स्थल और संख्या का नाम भरना है, मतदान किस प्रकार के भवन में स्थित है, सरकारी है, अर्ध सरकारी है, निजी है या स्थायी भवन है। तो ये 4 पॉइंट में हमको इसको भरना है। फिर 5 से लेकर के 15 तक के पॉइंट हमें भरना है। तो इसमें जो छठा पॉइंट, 5वां पॉइंट है वो है किसी मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में, यानी जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अंतर्गत नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में आपके द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी का नाम और पता यदि कोई हो और नियुक्ति का कारण भरना है इसमें। तो इसमें इसका नाम भरना है और पद नाम भरना है और इसके अलावा उसका कारण भरना है कि किस कारण से आपने उसकी नियुक्ति की। तो इस तरीके से पॉइंट 6 में आप भरेंगे, 5 में ये भरेंगे और पॉइंट 6 में आप भरेंगे उपयोग में लाई गई मतपेटिका की संख्या, यानी कितनी मतपेटिकाएं आपने उपयोग में ली है। 2 मतपेटिकाएं आपको मिलेंगी और अगर दोनों प्रयोग में लाई गई हैं तो कुल संख्या में आप 2 लिख देंगे और उनके नंबर और क्रमांक, यदि क्रमांक दिए उसमें लिखे हैं बॉक्स में तो क्रमांक लिख देंगे, नहीं तो नंबर 1 नंबर 2 लिख देंगे। तो इस तरीके से 6 नंबर में लिख देंगे। और 7वां पॉइंट है हमारा प्रत्येक 2 घंटे में पड़े मतों की संख्या। तो यहाँ पर देखेंगे विवरण है और पड़े मतों की संख्या। तो 7 बजे से लेकर के और 5 बजे तक का इसमें आपके पीठासीन डायरी में विवरण दिया हुआ है। तो 7 बजे पूर्वाह्न से लेकर 9 बजे पूर्वाह्न तक जितने भी मत पड़े हुए हैं उनकी संख्या लिखनी है। फिर 9 से 11 के बीच की जितनी मत पड़े हैं उनकी संख्या लिखनी है। फिर 11 से 1 के बीच और 1 से 3, ऐसे ही 3 से 5 तक जितने भी हर 2-2 घंटे पे आपको टोटल पड़े मतों की संख्या यहाँ पर डायरी में आप साथ ही साथ भरते चलिए उसी दौरान, जिससे कि ये सब काम आपको पहले से ही कर लेना है। ऊपर वाला जो 1 से लेकर 4 तक क्रमांक है ये तो पहले से ही भर के रखना है और ये भरते हुए चलते रहना है साथ में, जिससे कि आपकी डायरी तैयार होती चले। और 8वें नंबर में है मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं एवं मतदान करने वाले मतदाताओं का विवरण भरना है यहाँ पर। तो यहाँ पर पुरुष और महिला और योग ये देखना है कि मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है ये पहले से भर लेना है, कितने पुरुष हैं कितने महिला हैं और टोटल कितने हैं ये पहले से भर लेना है। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर कॉलम में आपको भरना है मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या, जिसमें पुरुष कितने पुरुष के वोट पड़े और कितने महिला के वोट पड़े। उसके बाद में टोटल कितनी संख्या आई कुल वोट की। और चौथे नंबर के कॉलम में इसका प्रतिशत आप निकालेंगे। तो प्रतिशत निकालने का यहाँ फार्मूला भी दिया हुआ है। कॉलम 3 जो दिया है इसको आप कॉलम 2 से जो है भाग देंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंट निकल आएगा। फिर यहाँ पर मतदान अधिकारी प्रथम जो है P1 वो क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा, क्योंकि मतदान अधिकारी प्रथम के पास जो है इसकी संख्या रहेगी चिन्हित प्रति से वो गिनेगा। और इसके बाद में 9 नंबर के कॉलम में आप देखेंगे मतदान के दौरान प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं की मतदान स्थल यानी सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी और स्थायी निर्माण पर उपस्थिति, माने जहां वो उपस्थित है मतदान स्थल पर तो उसका विवरण देना है। इसमें क्रम संख्या दी हुई है। और दूसरे नंबर के कॉलम में पद जिसके लिए निर्वाचन हो रहा है, यानी किस पद के लिए, 4 पद दिए हुए हैं, सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य यानी प्रधान, और तीसरा क्षेत्र पंचायत, चौथा जिला पंचायत। और तीसरे नंबर कॉलम में दिया हुआ निर्वाचन लड़ रहे प्रत्याशियों की संख्या।
अब कितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जैसे सदस्य में मान लेते हैं 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं तो उनकी संख्या लिख देनी है 2, और प्रधान में मान लेते हैं 4 प्रत्याशी लड़ रहे हैं तो 4 लिख देंगे। क्षेत्र पंचायत में मान लें 5 लड़ रहे हैं तो 5 संख्या लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से जिला पंचायत में 4-5 जितने भी लड़ रहे हैं उनकी संख्या लिख देंगे आप। और चौथे नंबर के कॉलम में है जो है उपस्थित प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं की संख्या, चौथे और 5वें कॉलम में लिखना है। तो चौथे कॉलम में प्रत्याशी और उनके निर्वाचन अभिकर्ता। तो प्रत्याशी हो सकता है प्रत्याशी जैसे वार्ड मेंबर है तो उस वार्ड मेंबर का वहीं पे वोट होगा, तो हो सकता है वही एजेंट रहे तो वही उपस्थित हो। प्रत्याशी उसका विवरण दे देंगे, कितने प्रत्याशी संबंधित जो है उससे उपस्थित हैं, ग्राम प्रधान के कितने मतलब प्रत्याशी और निर्वाचन अभिकर्ता उपस्थित हैं। और इसके बाद में 5वें नंबर के कॉलम में मतदान अभिकर्ता। मतदान अभिकर्ता यानी कि जो बूथ पर जो पोलिंग एजेंट जो होगा उसको मतदान अभिकर्ता कहते हैं, जो आपके बूथ पर रहेगा। और निर्वाचन अभिकर्ता जो है वो समतुल्य होगा प्रत्याशी के। प्रत्याशी उसे अपना बिल्कुल मतलब एक एजेंट ऐसा बनाएगा जो उसकी पूरी निर्वाचन को देख रहा होगा, तो उसका भी वो भी हो सकता है आपके बूथ पर रहे आ जाए, तो उसकी भी संख्या यहाँ लिखनी है। और मतदान अभिकर्ता जो हैं कौन कौन से जो है पार्टी के यानी कि किस पद के लिए जो चुनाव हो रहा है उस पद के लिए कि उस कौन कौन से कितने जो है एजेंट हैं, तो उनकी संख्या यहाँ लिखनी है। तो ये 9 नंबर हो गया। 10 नंबर के क्रमांक में देखते हैं नेत्रहीनता अथवा शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान में सहायता दी गई। तो यहाँ पर ये लिखना है कि जो असमर्थ मतदाता थे उनकी सहायता करने वाले लोग जो आए ऐसे कितने मत पड़े उसकी संख्याएं लिखनी है। 11वें नंबर पे आपको यहाँ चैलेंज मतों की संख्या भरनी है। चैलेंज मत ऐसे मत होते हैं जिसमें मान लेते हैं एजेंट चैलेंज करता है, यहाँ पर एजेंट चैलेंज करेगा, कोई वोटर आया और उसकी पहचान जो है मान लेते हैं नहीं हो पा रही है और एजेंट भी कहता है नहीं ये गलत है, तो ऐसी स्थिति में वोटर अगर अड़ जाता है कि नहीं मैं सही हूँ, तो फिर ऐसी स्थिति में वो चैलेंज करता है। कौन? एजेंट चैलेंज करता है। तो उससे हम 5 रुपये का जो है एक धनराशि ले लेंगे और उसके लिए अलग से एक प्रारूप दिया हुआ है उसको हम भर लेंगे। फिर अगर उसकी पहचान हो जाती है कि ये जो वोटर है सही है तो उसकी धनराशि जब्त कर ली जाएगी, या अगर वो गलत सिद्ध होता है वोटर, तो ऐसी स्थिति में वोटर को हम पुलिस के हवाले कर देंगे और उसके 5 रुपये वापस कर देंगे एजेंट के। तो यहाँ पर ये ऐसे चैलेंज मत अगर पढ़ते हैं तो उनकी संख्या लिखनी है और कितनी धनराशि जब्त की गई है, कितने रुपए जब्त किए गए हैं। मान लें 2 लोगों ऐसे 2 चैलेंज वोट पड़े हैं तो 10 रुपये यहाँ धनराशि लिख देंगे। और 12वें नंबर पे है टेंडर मतों की कुल संख्या। टेंडर के बारे में मैंने बता दिया है कैसे पढ़ेंगे, तो अगर टेंडर वोट भी कुछ पढ़ते हैं तो उनकी संख्या यहाँ लिखनी है। और 13 नंबर के कॉलम में देखते हैं यदि मतदान स्थगित करना पड़ा हो तो ऐसे मतदान की अवधि यानी विस्तृत विवरण अलग से संलग्न करें। तो अगर मतदान बीच में आपको रोकना पड़ा किसी कारणवश, मान लें बहुत तेज़ आंधी चल जाए या बलवा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मतदान कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़े तो वहाँ पर आपको लिखना है, इसके अलग से एक एप्लीकेशन भी लगानी है इसके साथ में। और 14 नंबर का पॉइंट है जब आखिरी मतदाता ने अपना मत डाला तब की सही समय। मान लेते हैं वही चीज़ की 6 बजे के बाद जो है मतदाता लाइन में खड़े हैं, तो आखिरी मतदाता ने जो है 6:15 पे वोट किया तो उसका संख्या यहाँ पर समय लिखना है। और 15 नंबर वाले कॉलम में अन्य महत्वपूर्ण घटना यदि कोई घटी हो, तो ऐसा जो है अगर आप लिखते हैं तो हो सकता है जो है निर्वाचन आपका कैंसिल हो जाए आपका जो है। तो यहाँ पर मोस्टली जो है ऐसी घटना बहुत रेयर स्थिति होती है, ऐसी घटना का संज्ञान तो सभी लोगों को हो जाता है। तो यहाँ पर आप विवरण लिखिए अगर कुछ ऐसी घटना होती है, नहीं तो फिर आप इसको जो है खाली मत छोड़िए, यहाँ पर लिखिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। यहाँ लिख करके फिर अंत में आप जो है तारीख और स्थान लिख दीजिए और नीचे पीठासीन अधिकारी महोदय के हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये पीठासीन अधिकारी की डायरी आपकी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर तो इस तरीके से हमने जो है कोशिश किया कि जो है बहुत कम समय में, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा है, लेकिन आपकी A to Z पूरी प्रक्रिया निर्वाचन की पूर्ण कर दी हमने एक ही वीडियो में। तो तब तक आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए और निर्वाचन शांतिपूर्वक संपन्न कराइए। जय हिंद, जय भारत।